Good morning everyone. I am Himanshu sir. Today we are discuss about prokaryotic cell and eukaryotic cell. Previous वीडियो हमने स्टडी किया था सेल के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया हुआ था कि सेल के आधार पे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दो प्रकार के, यानी जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि बहुकोशिकीय जीव। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता चुका था कि सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सेल, फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक सेल। इस वीडियो में हम इन दोनों टॉपिकों को अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आए। लॉकडाउन के प्रभाव के कारण ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है, जिसमें आप सभी 9th के स्टूडेंट और सभी स्टूडेंट जो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जब आपका स्कूल ओपन होगा तो आपको रेगुलर क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए ऑनलाइन क्लास आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। आप नोटिस करेंगे कि ये प्रोकैरियोटिक जो वर्ड है, ये दो वर्ड, प्रो जिसका मतलब होता है बिफोर और दूसरा है कैरियोटिक जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का हिंदी नेम अगर आपको जानना हो तो इसका मतलब होता है केंद्रक, और बिफोर का मतलब तो सब लोग जानते हैं, बिफोर का मतलब पहले। तो इससे आप इसका मीनिंग निकाल सकते हैं, यानी कि वैसा से जो जिसका केंद्रक का विकास नहीं हुआ, यानी कि वैसे कोशिका जिसके केंद्रकों का विकास नहीं हुआ, जिसमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और ये यूकैरियोटिक आप देख सकते हो, यू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू का मतलब तो आप जानते हो सही होता है, इसका मतलब यू का मतलब ट्रू और कैरियोटिक का मतलब केंद्रक यानी न्यूक्लियस। यानी कि वैसे सेल जिसके केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस विकसित हो उसे यूकैरियोटिक सेल, और वैसे सेल यानी कोशिका जिसके न्यूक्लियस विकसित ना हो उसे प्रोकैरियोटिक सेल। तो सिंपल, अगर आपके एग्जाम में आता है कि सेल का डिफिनेशन पूछता है, ध्यान रखिएगा ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सिर्फ 9th के सिलेबस में ही नहीं है, इसे आप 11th के सिलेबस में भी आपको पढ़ना होगा और उसके साथ साथ कंपटीशन के एग्जामों में भी पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पे कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के मुख्य पॉइंट को लिखा गया है, उस पॉइंट में से कंपटीशन के एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ये आपके प्रेजेंट के साथ साथ आपके फ्यूचर के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल है, तो आप इसे ध्यान पूर्वक पढ़ें और समझने की कोशिश करें। मैंने जैसे यहाँ पे बताया है कि प्रो यानी बिफोर और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। ध्यान रखिएगा कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस होता है, तो प्रो यानी बिफोर और कैरियोटिक यानी न्यूक्लियस। और यहाँ पे यू मतलब ट्रू और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, यानी कि वैसे कोशिका वैसा से जिसके केंद्रक विकसित न हो उसे प्रोकैरियोटिक सेल, और जिसके केंद्रक विकसित हो चुके हैं उसे क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। ध्यान रखिएगा दुनिया में दो ही तरीके के आपको सेल मिलेंगे, और मैंने पहले भी बता चुका है कि सेल होता क्या है। तो सेल जो होती है वो छोटी सी एकदम छोटी इकाई होती है जीवन की, लाइफ की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसमें जो सभी जीवों को बनाई गई है, यानी आप में चिट्ठी हो या वो सूक्ष्म जीव जो आपको नहीं दिखाई देते इतने छोटे छोटे होते हैं, या वो एक एलिफेंट जो इतना बड़ा होता है, या एक ब्लू व्हेल मछली की बातें करें, फिश की बातें करें जो उतनी बड़ी होती है, सब के सब सेल के बने होते हैं। हाँ, फर्क ये है किसी में कम सेल होता है, किसी में ज्यादा होता है, कोई एक सेल का बना है, कोई अनेकों सेलों का बना हुआ है। तो जितने भी सेल हैं दुनिया में, उन सारे सेलों को हम दो वर्गों में बांटते हैं, एक वैसे सेल जिसका केंद्रक का विकास नहीं हुआ हो, एक वैसा सेल जिसके केंद्रक का विकास हो गया है। तो यहाँ पे इसका ये अविकसित सेल है, ये देखिए कैसे विकसित है। तो यहाँ पे सेल के ऊपर सेल न्यूक्लियस है, ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाया गया। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की बातें करें तो ये जैसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गया, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि केंद्रक झिल्ली। तो इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का विकास इसमें हो गया है,
इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है? नहीं है। आप इसमें एक आप ये भी देख रहे हो, ये तो जैसे न्यूक्लियस हो गया और इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस, यानी कि इसका हिंदी होता है केंद्रिका। तो इस यूकेरियोटिक सेल में ना इस केंद्रिका की उपस्थिति होती है, परंतु प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रिका की उपस्थिति नहीं होती है। इसकी बातें करें कि ये वाली संरचनाएं क्या है, जैसे ये धागेनुमा संरचना आपको दिख रही है, तो ये है डीएनए, यहां पे भी डीएनए है, यहां पे भी आपको डीएनए दिख रहा है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में भी डीएनए दिख रहा है, यूकेरियोटिक सेल में भी दिख रहा है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो सिंगल धागेनुमा होता है, जबकि यूकेरियोटिक सेल का होता है वो डबल धागेनुमा संरचना होता है, जो आपस में दोनों के दोनों जो है ना वो जुड़े होते हैं। और इसके अलावा इसके डीएनए में प्रोटीन भी मिला होता है, जो प्रोटीन हिस्टोन अणु जिसमें H1 आता है, H2 आता है, H3, H2A, H2B, H3, H4, इस तरीके के हिस्टोन अणु मिले होते हैं, जिससे ये डीएनए जो है ना इस तरीके की संरचनाएं बना लेता है। जो जब ये कोशिका डिवीजन करता है उस समय ये डीएनए क्रोमोसोम का रूप धारण करता है, परंतु इस तरीके की प्रक्रिया इसमें जो है ना वो अनुपस्थित होती है। डीएनए होता है परंतु प्रोटीन नहीं होता है, डीएनए होगा परंतु प्रोटीन नहीं होगा, उसमें क्रोमोसोम नहीं बनेंगे। समझ गए? ध्यान रखिएगा, इसका डीएनए एक धागेनुमा होता है, इसका डबल धागेनुमा होता है जो आपस में बेंड होता है, इसमें प्रोटीन होता है जो आगे चल के क्रोमोसोम का रूप धारण करता है, जबकि ये सारी प्रक्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती है। आप केंद्रक यानी न्यूक्लियस के आधार में ही आप देख सकते हो कि कौन सा डेवलप है। आप नोटिस कीजिएगा, सबसे पहले एक यूकेरियोटिक सेल, एक प्रोकैरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाया गया, यानी कि इसका केंद्रक झिल्ली पाया गया, इसमें नहीं पाया गया। केंद्रकों के केंद्रक को हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, यानी केंद्रिका कहते हैं। तो इसमें केंद्रिका उपस्थित है, इसमें अनुपस्थित है। इसमें भी डीएनए पाया गया, इसमें भी डीएनए पाया गया, लेकिन इसका जो डीएनए है वो एक धागेनुमा है और इसका डबल, और दोनों के दोनों धागे जो है ना वो एक दूसरे से ज्वाइंट है, बेंड है। उसके पश्चात इसमें प्रोटीन भी जुड़ा है, जिससे आगे चल के एक क्रोमोसोम के रूप में प्रस्तुत हो। क्रोमोसोम आप अभी नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन आगे की कक्षाओं में आपको क्रोमोसोम के बारे में स्पेशली एक क्लास दिया जाएगा, एक वीडियो बनाया जाएगा जिससे आप समझ लेंगे। तो ये दोनों का डिफरेंस है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसमें अभी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, जैसे मैं एक की विशेषता यहाँ पे लिख दिया है। फर्स्ट लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल डेवलप्ड बिफोर यूकेरियोटिक सेल, यानी प्रोकैरियोटिक सेल का विकास जो है ना वो यूकेरियोटिक सेल के पहले हुआ है। कहते हैं ना कि एक छोटी सी कहानी आती है जो आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं, बचपन में आपसे भी पूछा गया होगा, अभी भी पूछा जाता होगा कि इस पृथ्वी में सबसे पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा है। तो जब आप जवाब दे देते हैं कि पहले मुर्गी आई, तो फिर पूछा जाता है तो फिर वो मुर्गी आई कहां से। अगर आप जवाब देते हैं कि पहले अंडा आया, तो ये पूछा जाता है कि वो अंडा आया कहां से होगा। तो ये सारी जैसे कंक्लूजन है, वैसे ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल में पहले कौन है। तो यहाँ साफ साफ लिखा जा चुका है कि प्रोकैरियोटिक सेल डेवलप बिफोर यूकेरियोटिक सेल, यानी पहले प्रोकैरियोटिक सेल का विकास हुआ, बाद में यूकेरियोटिक सेल का विकास हुआ। और ध्यान रखिएगा यूकेरियोटिक सेल का विकास प्रोकैरियोटिक सेल से ही हुआ। मैंने छोटी सी अभी अमेजिंग बातें कहा कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया, तो ध्यान रखिएगा अगर ये बातें आपको जाननी हो कि पहले कौन आया, तो ध्यान रखिएगा पहले मुर्गी ही आई। क्यों आई इसका अगर बताना हो, डिस्क्राइब करना हो तो समय लगेगा। उसके लिए आपको एक क्लास में नहीं कंफर्म कर सकता, उसके लिए 5-6 क्लास चाहिए। आप याद रख लीजिएगा कि सबसे पहले मुर्गी आई, यानी जैसे सबसे पहले क्या आया प्रोकैरियोटिक सेल इस अर्थ पे आया, बाद में यूकेरियोटिक सेल इस अर्थ पे आया। तो आप लिख लीजिएगा यूकेरियोटिक सेल डेवलप आफ्टर प्रोकैरियोटिक सेल, लिख लीजिएगा। सेकंड टॉपिक देखिएगा, इट इज ए स्मॉल इन साइज, यानी आप बोल सकते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जो है वो छोटा होता है, स्मॉल साइज में होता है प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि यूकेरियोटिक
यूकेरियोटिक सेल इसके अपेक्षा काफी बड़ा होता है, जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो। सही है, चलिए सिंपल। प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल साइज में होता है, जबकि यूकेरियोटिक सेल जो होता है वो बिग साइज में होता है। किसके मुकाबले? प्रोकैरियोटिक सेल के मुकाबले। चलिए नेक्स्ट, न्यूक्लियस एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि आप जैसा देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है क्या इस तरीके का यहाँ पे है? नहीं। हाँ, डीएनए थोड़े पाए गए, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो आप जैसे आपके जो पेन होता है, कुछ पेन के जो रिफिल होते हैं उसके इंक के ऊपर थोड़े से जेल पाए जाते हैं, जो ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है, वो एक अलग तरीके का मेटर होता है। तो यहाँ पे आप वैसे ही ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो केंद्रक का तो काम करता है, परंतु यानी कि न्यूक्लियस का तो काम करता है, परंतु वो न्यूक्लियस नहीं होता है। ये जो है ना वो एक डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। तो ये कहा जाता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि न्यूक्लियस प्रेजेंट इन यूकेरियोटिक सेल, यानी इसमें तो आपको प्रेजेंट दिखाई दे रहा है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपटीशन के लिहाज से। यहां पे लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियोलस और एब्सेंट, ये चार पार्ट है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ध्यान रखिएगा। इस कोशिका में एक ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जो इसमें ऊर्जा का खंडन करती है, यानी कोशिकाओं को किसी भी प्रकार की क्रिया करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा इस माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज के खंडित होने के फलस्वरूप प्राप्त होता है। तो ये भी एक पार्ट है। लाइसोसोम, लाइसोसोम की एक संरचना होती है। ये लाइसोसोम की एक संरचना होती है जिसमें एंजाइम भरे होते हैं। जब ये कोशिकाएं मर जाती है तो इसको नष्ट करने के लिए पाई जाती है। गोल्गी बॉडी भी एक संरचनाएं होती है जो इसमें परिवहन का कार्य कराती है। नेक्स्ट न्यूक्लियोलस, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया केंद्रिका, यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो ये सारे पार्ट हैं कोशिका के, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो यूकेरियोटिक सेल में तो पाए जाते हैं परंतु प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। इसलिए लिख दिए हैं प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियोलस आर एब्सेंट। इसमें आपको लिखना होगा तो इसमें लिख सकते हैं इन यूकेरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा जा चुका है, याद रखिए एग्जांपल को पूछता है एग्जामों में। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल इकोलाई जीवाणु, स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु, बैक्टीरिया तो समझते हैं ना, तो इकोलाई बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। यूकेरियोटिक सेल की बातें करें तो ये यूनिसेलुलर का एग्जांपल लिखा गया, क्योंकि मल्टीसेलुलर को आप देखते ही हैं। तो अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है। वैसा ऑर्गेनिज्म यानी वैसा जीव जो सिर्फ एक कोशिका का बना हो, जो सिर्फ एक कोशिका का बना हो, अगर एक कोशिका का कोई बना जीव है तो वो एक कोशिकीय जीव यानी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर कोई जीव दो या दो से अधिक कोशिका का बना हो तो वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका के जितने भी सारे जीव बनते हैं, दुनिया में जितने भी सारे जीव हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के, वे सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं। एक और आप छठा नंबर पॉइंट दे सकते हैं कि एवरी प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म बिकम ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जबकि यूकैरियोटिक सेल की बातें करें तो इससे यूनिसेलुलर भी बनता है और मल्टीसेलुलर भी बनता है। तो ये 6 टॉपिक आप याद रखेंगे, दोनों में आपके यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे वे सारे के सारे बन जाएंगे। एक बार बस ध्यान दे दीजिए, रिपीट कर देता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, तो वैसा सेल जिसमें केंद्रक विकसित नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक सेल, और जिसमें केंद्रक विकसित होता है उसे यूकैरियोटिक सेल। बस आप अगर एक को ध्यान रखते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक आपका लिख देंगे आप। चलो प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ गुण देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल डेवलप बिफोर यूकैरियोटिक सेल, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का विकास यूकैरियोटिक सेल से पहले हुआ है, और यूकैरियोटिक सेल तो यहाँ पे डेफिनेटली है कि यूकैरियोटिक सेल का विकास प्रोकैरियोटिक सेल के बाद हुआ है, यानी यूकैरियोटिक सेल डेवलप आफ्टर द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल इन साइज, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यूकैरियोटिक सेल बिग इन साइज।
नेक्स्ट सिंपल थर्ड देखिएगा, न्यूक्लियस एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक क्या होता है, परसेंट होता है, यानी न्यूक्लियस परसेंट इन यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रियल लाइसोसोम बल्जी बॉडी न्यूक्लियस आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, और ये सारे पार्ट्स जो हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल लाइसोसोम बल्जी बॉडी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा गया है ई. कोलाई बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, यहाँ पे अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, ह्यूमन बीइंग, डॉग एंड ये एलिफेंट, ये सब आप इसमें लिख सकते हो। आपको एक बात और ध्यान दीजिएगा, जितने भी जीव दिख रहे हैं ना, वे सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल में आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि जो नहीं दिख रहे हैं वो इसमें लिख दिए, नहीं दिखने वाले भी दोनों में आते हैं, लेकिन जितने आपको दिखने वाले हैं वो आपको इसमें आप आसानी से रख सकते हो, वो बिना किसी ऑब्जेक्शन के। ये याद रखने का ट्रिक है, जैसा एग्जाम में आता है कि एक चिट्ठी जो है किस कोशिका की बनी है, प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक, तो चिट्ठी आपको खुली आंखों से दिखती है ना, तो वो यूकैरियोटिक में आ जाएगी। एक और विशेषता ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल के जितने सारे जीव होते हैं वो सारे के सारे कोशिकीय होते हैं, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के जितने सारे जीव हैं वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर है, ये कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक काफी इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट।